हेलो स्टूडेंट, मैं एम एस आर और आप सभी को एक बार फिर से एम एस आर स्टडी सेंटर में स्वागत है। स्टूडेंट, ये वीडियो में हम लोग JCERT द्वारा जारी किया गया साइंस सब्जेक्ट का सेट 2 का सोल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 9 तक, मतलब सेक्शन ए का 1 से 7 और बी का 2 और 9 का हम लोग सोल्यूशन किए हैं। आज सेक्शन बी को इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन करके ख़त्म कर देंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आप सिर्फ आंसर पाने के लिए नहीं, आपको समझना भी होगा कि किस प्रकार आंसर किया जाता है या आंसर किस प्रकार लिखा जाता है 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। तो नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द इस प्रकार का वीडियो आपके पास उपलब्ध हो। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो साइंस सब्जेक्ट का मॉडल सेट टर्मिनल 2 के लिए दिया गया है, उसका 10 नंबर क्वेश्चन, संचरण किसे कहते हैं? इसमें इससे सुरक्षा के उपाय बताइए। संचरण क्या है कि कोई रॉड है, लोहा जो है, उसके ऊपर एक परत चढ़ जाता है जो उस लोहे के लिए, उस धातु के लिए हानिकारक होता है, तो उसे कहा जाता है, उस परत को कहा जाता है संचरण। उसका डेफिनेशन के रूप में हम लोग लिखेंगे। और धातु को संचरण से बचाना भी आवश्यक है, क्योंकि उससे हमारा आर्थिक नुकसान होता है। तो क्या है संचरण? तो संचरण के बारे में हम लोग आज जानेंगे। जब वायु या नमी के संपर्क में आने से, वायु यानी हवा और नमी मतलब जो होता है, जिस वस्तु में जल होता है, भाप होता है, यानी नमी के संपर्क में आने से, कौन संपर्क में आने से? कोई एक धातु जैसे लोहा के सतह पर, उसके ऊपर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट या सल्फाइड का एक परत चढ़ जाता है। इनमें से कोई एक परत चढ़ जाता है, तो उसे संचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संचरण कहते हैं। तो ये सीधा सा फंडा है कि कोई धातु जैसे लोहा, वो क्या होगा कि वायु के संपर्क में या नमी के संपर्क में जब आता है, तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाता है, ऑक्साइड का या सल्फाइड का या सल्फेट का या कार्बोनेट का, तो उसे, उस परत को क्या कहा जाता है? संचरण कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये भी था कि उससे हम कैसे सुरक्षा कैसा पा सकते हैं? सुरक्षा जरूरी है, तो क्या करना होगा? उस धातु के ऊपर पेंट लगाकर, पेंट लगाया जा सकता है। इसके बाद ग्रीस लगाकर, ग्रीस अगर उस लोहे के ऊपर ग्रीस लगा देते हैं तो वायु के संपर्क टूट जाता है। पेंट लगाने से वायु के संपर्क टूट जाता है, जिससे क्या होगा? उससे जंग नहीं लगता है। एसिड लेपन द्वारा, एसिड लेपन क्या है कि जिंक का परत चढ़ाया जाता है, दस्ता जो होता है लोहे के ऊपर, उसका परत चढ़ाया जाता है, उसे एसिड लेपन कहते हैं। इससे भी लोहा जो है वो जंग लगने से सुरक्षित होता है। एक्चुअली संचरण है क्या चीज? संचरण है जंग लगना, जिसे हम लोग जंग लगना कहते हैं। तो वो संचरण से बचाता है एसिड लेपन भी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ये पूछ रहा है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो कार्बन एवं इसके यौगिक, जो आप लोगों का क्लास 10 का चौथा अध्याय है, उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है, वो केमिस्ट्री में आता है ये पार्ट। तो उसमें हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन के साथ कार्बन जो होगा, हाइड्रोजन के साथ कार्बन जब जुड़ेगा तो हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन के साथ कार्बन जब जुड़ेगा, अगर एक बंध से जुड़ता है, सिंगल बंध से जुड़ता है, तो उसे हम एल्केन कहेंगे। ये हम लोग पढ़े हैं। 2 या 3 आवन से जुड़ रहता है, तो उसे क्या कहेंगे? एल्कीन या एल्काइन कहेंगे। तो एल्कीन जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और एल्कीन और एल्काइन जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर पूछा गया था। हम लोग एकदम स्पष्ट करके, क्लियर करके 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किए हैं। एक तरफ लिखे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे तरफ लिखे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। स्पष्ट समझिएगा। नंबर 1 में इसे एल्केन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। और इसे एल्कीन या एल्काइन कहते हैं। एल्कीन भी कहा जाता है, एल्काइन भी कहा जाता है। दोनों ही है क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एल्केन जो है यह है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? 2 नंबर में है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, यानी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन का डबल प्लस 2 डबल होगा। अगर मान लेते हैं कि कार्बन जो है 2 है और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 दूना 4, डबल होकर 2n मतलब डबल, फिर उससे और 2 जोड़ देना है। तो इस प्रकार होता है। इसका नाम क्या होता है? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस प्रकार होता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसका जो सामान्य सूत्र होगा ये CnH2n होगा, जो एल्कीन होगा, CnH
H2N यानी हाइड्रोजन की संख्या जो होगा वो कार्बन से सिर्फ डबल होगा, और एल्काइन जो होगा उसका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n-2। यहाँ क्या है +2, यहाँ कुछ भी नहीं 2, और यह है -2। इसमें कार्बन हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से डबल होके 2 घटा देना है, यानी हम लोग मान लेते हैं कि इसका अगर C2 है तो H कितना होगा 4 होगा, C4 होता है तो 4 दूना 8, लेकिन ये हो जाएगा 6, 2 घटा देना है। तो इस प्रकार एल्कीन और एल्काइन जो होता है दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसलिए दोनों फार्मूला यहाँ ये दोनों ही क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब 3 नंबर में आ जाते हैं कि इसमें एकल बंध पाए जाते हैं, इसमें सिंगल बंध होता है जिसे हम लोग एकल बंध कहते हैं, सिंगल बंध होता है, और इसमें द्वि या त्रि आबंध होता है। द्वि होगा या त्रि यानी 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। 2 होगा तो क्या होगा, एल्कीन होगा, 3 होगा तो एल्काइन हो जाएगा। अब आते हैं 4 नंबर में, यह कम अभिक्रियाशील होता है, ये जो होता है ये लेस रिएक्टेंट होता है, और ये अधिक अभिक्रियाशील होगा। इसका जो करेक्शन है बॉन्ड से ही है, क्योंकि इसका जो आबंध की संख्या ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा अभिक्रियाशील होता है और ये कम अभिक्रियाशील होता है। तो इस प्रकार हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अंतर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैव आवर्धन क्या है। तो देखिए जैव आवर्धन क्या है, हम लोग जैव आवर्धन को इस प्रकार लिखते हैं। जैव आवर्धन थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लेते हैं क्या है, कि जो रासायनिक सार, रासायनिक खाद जो है हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं फसल में, तो विषैला रासायनिक पदार्थ है वो पौधा क्या कर लेता है, ग्रहण करता है, और पौधा ग्रहण तो करता है, उस पौधे को हम लोग खाते हैं, वो पौधे को कीट खाता है, फिर कीट को मेढक खाता है, फिर मेढक को सांप खा लेता है, सांप को बाज खा लेता है। इस प्रकार इकोसिस्टम में उस रासायनिक पदार्थ, जो विषैला रासायनिक पदार्थ है, एक स्तर से एक स्तर में जाते रहता है, हानिकारक पदार्थ का पोषी स्तर में इस प्रकार आगे बढ़ते जाना, तो इसे कहते हैं जैव आवर्धन। तो इस प्रकार हम लोग लिखे हैं, जब हानिकारक रसायन जो हमारे लिए हानिकारक है का प्रवेश आहार श्रृंखला में यानी फूड चेन में, फूड चेन क्या है हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, जो एक के बाद एक खाद्य जो श्रृंखला होता है, पौधे को खा लिया, कीट फिर कीट का खा लिया, मेढक, इस प्रकार जो खाद्य आहार श्रृंखला है में हो जाता है, मतलब रसायन का प्रवेश हो जाता है हानिकारक, और वह पोषी स्तर के साथ आगे बढ़ते हैं, एक स्तर से और एक स्तर आगे बढ़ते जाता है, तो इसे क्या कहेंगे, जैव आवर्धन कहते हैं। क्लियर है। और सर्वप्रथम धरती से जमीन से विषैला रसायनों का ग्रहण पौधों द्वारा, किसके द्वारा, पौधों द्वारा होता है, फिर यह पोषी स्तर के साथ आगे बढ़ते जाता है, ये उसको खाया वो उसका खाया, लेकिन वो रासायनिक विषैला रासायनिक पदार्थ आगे बढ़ते जाता है, यह है जैव आवर्धन। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 नंबर में यह पूछा है कि एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का एक चित्र बनाएं। आप जितना अच्छा चित्र खींच सकते हैं, लेकिन मेन जो है यही है, आप इसको अगर फिगर को अगर बढ़िया ढंग से कर सकते हैं तो बढ़िया ढंग से कीजिए, क्योंकि 3 नंबर है, 3 नंबर लेना भी है, तो इसलिए जितना आप कोशिश कर सकते हैं अच्छा करने का, ये रंग बिरंग कर सकते हैं, लेकिन यही आपको लिखना है कि सूर्य का प्रकाश परितंत्र जो है एक सिस्टम है, जो ऊर्जा है, ऊर्जा का जो प्रवाह होगा एक स्तर से एक स्तर में, तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा का प्रवाह। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य, तो वही से होगा स्टार्ट। तो सूर्य का प्रकाश जो है ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, उससे ऊर्जा जो है वो हरे पौधे, जिसे हम लोग उत्पादक कहते हैं, क्योंकि उत्पादक हरे पौधा जो है वो स्वयं पोषी होता है, वो अपना भोजन स्वयं बना पाता है, इसीलिए वो क्या है, उत्पादक है। तो सूर्य के प्रकाश से उत्पादक हो गया, यानी हरा पौधा ले लिया, उस हरा पौधा का कोई शाकाहारी खा लिया, यानी कोई कीट खा लिया, फिर उस कीट को कोई मांसाहारी जैसे मेढक खा लिया, और इस मांसाहारी को जो मेढक है या सांप है, शीर्ष मांसाहारी हो सकता है सांप, उससे और हो सकता है कि मोर या बाज या चील, तो खा लिया। इस प्रकार ऊर्जा जो है सूर्य का प्रकाश से मिला ऊर्जा का ट्रांसफर एक स्तर से एक स्तर में जाता है, यही कहा जाता है परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव। तो इस प्रकार आप लोग एक चित्र दे सकते हैं आराम से, जितना बढ़िया चित्र दे सकते हैं दीजिएगा। इस प्रकार लास्ट जो सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन था, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। ये क्वेश्चन हर बार आता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और जेसीईआरटी द्वारा मॉडल जो प्रस्तुत किया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसीलिए आप ये सब याद करके जाइएगा, जरूर आ जाएगा, आप लोग जरूर इसका आंसर लिख के अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं 14 नंबर का, कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन किया।
इतना दूर तक क्वेश्चन से ही लिख सकते हैं आराम से। क्योंकि अब कारण क्या है, मटर का पौधा आसानी से कहीं भी कभी भी मिल जाता है। मटर का पौधा जो है ये एकदम ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जगह में ही मिलेगा, पर्टिकुलर समय में ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, वो कॉमन है, कभी भी कहीं भी मिल जाता है। ये कारण था। यह साल में कई बार लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि साल में एक बार ही उगता है तो प्रॉब्लम होगा, वो आसानी से कई बार मिल जाता है साल में। इसके अतिरिक्त इनके पुष्प का आकार बड़े होते हैं, उसमें जो पुष्प होता है वो बड़ा होता है, जिसे के सर इस तरीके से क्लियर आता है, फिर परागण में भी सुविधा होता है। तो क्या है, तो ये बड़े आकार होते हैं और परागण क्षमता वाला होता है, परागण क्षमता वाला होता है। इनका आसानी से अध्ययन भी किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि उसका सुस्पष्ट सब कुछ नजर आता है, इसीलिए क्या होगा, इसका अध्ययन करने में भी सुविधा होता है, आसान होता है, सरल होता है। तो यही कारण था कि मेंडल ने जो अपने प्रयोगों के आनुवंशिकता में जो यूज किए थे, प्रयोग किए थे, उसके लिए वो मटर के पौधों को चुने थे। इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोग JCERT द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट साइंस सब्जेक्ट का सेकंड सेट का सेक्शन बी वाला आज दो वीडियो में, पहले वीडियो से और आज के वीडियो में हम लोग खत्म किए। वीडियो लंबा ज़्यादा नहीं करने का कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करके वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको देखने में सुविधा हो, आपको समझने में सुविधा हो, आपको नोट करने में सुविधा हो। तो आइए फिर अगले वीडियो में हम लोग फिर इसका सेक्शन सी है इस सेट का, वह बहुत जल्द आपके पास प्रस्तुत करेंगे। इसके पहले कि हम विदा लें, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए आप चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। इस प्रकार आपको लगातार वीडियो मिलते रहेगा, चाहे वो कैंसर क्वेश्चन आंसर का बात हो, चाहे पूरा सिलेबस पढ़ने का हो, साइंस सब्जेक्ट 9th और 10th का, ये सब आपको मिल जाएगा। इसलिए इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है और चारों ओर इस तरह का वीडियो को फैला दीजिए ताकि सभी का फायदा हो। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, मेहनत बहुत लगता है, तो कमेंट भी लिखिएगा कि इस प्रकार का आपको, ताकि हम अपने वीडियो का और इम्प्रूव कर सके। आपका बहुत राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।